जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने रजिस्टर्ड कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फरवरी 2015 और सितंबर 2015। 2015 में 2 बार पेपर हुए थे, फरवरी में और सितंबर में। दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जो कि हम संपूर्ण सृष्टि कवर कर रहे हैं। क्लास भी 19 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, चाप झील, जलप्रपात, बाढ़कृत मैदान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, बाढ़कृत मैदान। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नदी के आसपास बाढ़ की संभावना अधिक होती है। नदी के आसपास की बाढ़ की संभावना अत्यधिक होती है, जिससे नदियों द्वारा मिट्टी इन क्षेत्रों में जम जाती है और कृषि के लिए बेहद उपजाऊ बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 6.0 या उससे अधिक, 7.0 से अधिक, 2.0, 5.0 से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो वह होगा 5.0 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 5.0 से अधिक। रिएक्टर पैमाने पर 5.0 के ऊपर का भूकंप का माप जो है बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका चलन प्रारंभ हुआ था? भित्ति कला का, तैल चित्र का, परिप्रेक्ष्य विधि का या लघु चित्र का? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ किसका चलन प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था लघु चित्रकला का। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, लघु चित्रकला का। स्वरूप को औपनिवेशिक काल के दौरान प्रस्तुत किया गया था और यह नज़दीकी की वस्तुएं एवं दूर की वस्तुओं के बीच की दूरी को व्यक्त करता है। लघु चित्र जो है यह नज़दीक की वस्तुएं एवं दूर की वस्तुओं के बीच की दूरी को व्यक्त करता है और चित्र को वास्तविकता का रूप देने के लिए इसमें प्रकाश एवं छाया का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहां श्रेणी थे बौद्ध मठ, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्पकार केंद्र था, जहां श्रेणी थे शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प कला का केंद्र था, जहां श्रेणी
शिल्पकारों एवं व्यापारियों का संघ था। शिल्पकार प्रशिक्षण देते थे। शिल्पकार जो है या प्रशिक्षण देते थे, प्रशिक्षण देते थे और कच्चे माल उपलब्ध कराते थे। शिल्पकार जो है प्रशिक्षण देते थे और साथ में ही कच्चे माल उपलब्ध कराते थे। कच्चे माल उपलब्ध कराते थे और तैयार माल को वितरित करते थे। और श्रेणी के व्यापारी उस उद्योग का संचालन करते थे। जो श्रेणी के व्यापारी थे वह क्या करते थे? उद्योग का संचालन करते थे। उद्योग का संचालन करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। सेकंड कथन है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था ए और बी। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर दो कथन जो दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं। कथन जो पहला कह रहा है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, तो यह बात जो है सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, तो यह भी जो है सही है। दूसरा कथन भी सही है, दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। पांडुलिपि को ताड़ के पत्तों और पेड़ों की छाल की मुलायम सतहों पर लिखा जाता था, जबकि शिलालेख जो हैं वह पत्थर और धातु के रूप में कठोर सतहों पर खुदे होते थे, ताकि उन्हें एक लंबी अवधि के लिए संरक्षित किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी थी, हिंदी थी, अरबी या उर्दू? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फारसी भाषा जो है या दिल्ली के सुल्तान की प्रशासनिक भाषा थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फारसी भाषा। शिलालेख और उस अवधि के सिक्के इसके साबुत है कि उस समय दिल्ली के सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जो है किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्माण यानी प्रबोध प्राप्त किया। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान, बुद्ध की प्रतिमाएं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वे लोग थे जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया। जिन्हें ज्ञान की यानी सत्य की सिद्ध हो जाती थी वे बोधिसत्व माने जाते थे। और जातक कथाएं, कौन सी कथाएं? जातक कथाएं। क्वेश्चन पूछा जाता है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो वह संबंधित है बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं जो है वह बौद्ध सत्य के रूप में बुद्ध के पिछले जीवन की कुछ कथाओं को चित्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्न में से कौन सी एक शर्त नहीं थी?
उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए वह कौन सी शर्त नहीं थी? पूछा है यहाँ पर नहीं थी। तो वह एक शर्त नहीं थी, उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो यह बात जो है गलत है, और गलत होने के कारण ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। उनके पास अपना घर होना चाहिए, तो यह बात सही होगा। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यह भी सही है। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, तो यह भी जो है सही है। पहला ही ऑप्शन राइट होगा, जो कि यह गलत था। अगला क्वेश्चन है रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था, इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। फोर्थ ऑप्शन है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रॉलेट एक्ट जो है 1919 का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसके द्वारा मूलभूत अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया था एवं पुलिस के अधिकार को मजबूत किया गया था। इसी कारण जो है विरोध हुआ था, और रॉलेट एक्ट का उद्देश्य जो था वह था क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना। क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना ही रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था, और इसे काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट यानी जो अधिनियम था इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है, और इसमें शक के बिना पर गिरफ्तारी का अधिकार था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है अथर्ववेद के नाम से, यजुर्वेद के नाम से, धर्मशास्त्र के नाम से, अर्थशास्त्र के नाम से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है आसान है, तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो उसे जाना जाता है अर्थशास्त्र के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र राज्य के कार्य तथा प्रशासन पर एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। थर्ड ऑप्शन है वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो वह भाग था वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, उसी को हम क्या कहते थे? गर्भगृह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। गर्भगृह कुछ प्राचीन हिंदू मंदिरों से सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और यह वह जगह होती है जहां मुख्य देवता
की छवि को स्थापित किया जाता है और यहाँ पुजारी धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे और भक्त देवता की पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिका मूल निवासियों का निवास स्थल है? स्टेपी, पंपास, वेल्ड्स, प्रेरीज। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है घास भूमियों में से कौन सी अमेरिका मूल निवासियों का निवास स्थल है? तो वह है प्रेयरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेयरी। प्रेयरी मूल निवासी अमेरिका की मातृभूमि है। प्रेयरी जो है यह एक घास का मैदान भी है जो कि अमेरिका में पाया जाता है। और वहीं बात करते हैं स्टेपी। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है रूस में। स्टेपी घास का मैदान रूस में पाया जाता है और पंपास घास का मैदान जो है दक्षिणी अर्जेंटीना में पाया जाता है। दक्षिणी अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड्स घास का मैदान जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, प्रेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है पिसी कल्चर के नाम से, हॉर्टिकल्चर के नाम से, सेरीकल्चर के नाम से, विटीकल्चर के नाम से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है सीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं पिसीकल्चर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पिसीकल्चर जो है वह मत्स्य पालन को कहा जाता है। और वही बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है वह सब्जी और फल को उगाने की प्रक्रिया को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सब्जी और फल की उगाने की प्रक्रिया को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पाद को कहते हैं। रेशम उत्पादन के क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। और विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं विटीकल्चर। और मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिंग जल डमरू पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोरिंग जल डमरू पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है उस जल संधि का नाम है बोरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के आपस में जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? जल संधि के नाम से जाते हैं। और जो दो महासागर को आपस में जोड़ता है वह है आर्कटिक महासागर और दूसरा है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है सेट के एग्जाम में। यह क्वेश्चन जो है 2015 में भी पूछा गया था और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं।
पहला ऑप्शन है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। थर्ड ऑप्शन है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। फोर्थ ऑप्शन है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण जो है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर गिरती हैं और इस स्थिति में सूर्य की ओर किसी भी ध्रुव का झुकाव नहीं होता है और इस खगोलीय घटना को विषुवत वृत्त के रूप में भी जाना जाता है। एक बार जान लेते हैं विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा किसे हम कहते हैं। यह जो रेखा है 0 अंश अक्षांश, इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 0 अंश अक्षांश के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के दक्षिण में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।